वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका में। जो आप अगली क्लास नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। हम लोगों ने उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, तो एक एक जो आर्गन्स है, कोशिकांग है, उन सारे कोशिकांग को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग के कोशिका का ही एक भाग है जो जिसे कोशिकांग कहते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बिजली का घर किसे कहते हैं यानी पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पे एटीपी कोशिका की ऊर्जा के शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एकल झिल्ली होती है या दोहरी झिल्ली होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। जो बाहर वाली होती है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तथा भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित का मतलब कि बहुत सारा इस तरह से मुड़ी होती है। ये वलय केवल वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये डीएनए सिंगल होता है। तो पूछा जाए कि जीवाणु के जैसा डीएनए हमारे मानव या जंतु की किस कोशिकांग में है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। और ये जो पूछा ये डीएनए मात्र यानी माता के तरफ से मिलता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। तो इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है जो कि यानी 70S वाला राइबोसोम भी पाया जाता है। जनरली हम लोग के पास कौन है 80 वाला है, लेकिन इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है सिंगल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है और 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। ये डीएनए सिंगल होता है, माता की तरफ से पाया जाता है, लेकिन केंद्रक में जो डीएनए होता है वो माता पिता दोनों की तरफ से पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक हम लोग का है यानी अगला कोशिकांग है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में देखिए क्या पूछा गया है, प्लास्टिड केवल पादप। तो पहला क्वेश्चन प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है और प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। यानी क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है, जैसे कि रंगा बिरंगा आप फूल देखते हैं तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे जड़ों में होता है, भोजन को संग्रह करके रखने का कार्य करता है। जिसे प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। यहाँ पे देखिए ल्यूकोप्लास्ट यानी वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचयित होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है किसका संचय करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च का, तेल का और प्रोटीन का संचय करता है। प्लास्टिड के भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए और यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों में डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। और ये राइबोसोम 70S वाला होता है जो डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक है आप लोग का रसधानिया वैक्यूल्स। ये भी जो प्लांट होते हैं उसमें बड़ा होता है, एक साइड में होता है। जो एनिमल होते हैं उसमें बहुत छोटा होता है। ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसको होती है, प्लांट को होती है। तो यही कहा गया है कि रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थ के संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। कुछ पदार्थ की कोशिकाओं को केंद्रीय रसधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होती है। पादप कोशिका की रसधानियाँ
में कोशिका द्रव्य भरा होता है और यह कोशिकाओं की स्फूर्ति तथा कठोरता प्रदान करता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनकी द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। यहाँ पे कहा बताया गया कुछ एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए क्या कहा गया है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीव की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ये शॉर्ट में रिवीजन कर लीजिए। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। झिल्लियाँ लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली की सक्रिय भाग है। यह पदार्थ की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली तथा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पाद सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। आगे देखिए अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और उसके बाद होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण करता है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना होता है। ये तेल, वसा और प्रोटीन का संचयन करता है। अधिकांश परिपक्व पदार्थ कोशिका में एक बड़ी केंद्रक रसधानियाँ होती हैं। आगे देखिए यह कोशिका की स्फूर्ति को बनाए रखता है। यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम्स के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं, यानी छोटे छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और देखिए आप लोग जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। ये तो हम लोग का थ्योरी का क्लास है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 9th का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओरिजिनल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और 10th का चल रहा है। तो वो क्लासेस भी आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। दूसरा चैप्टर है हम लोग का टिश्यू और ऊतक। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को